हेलो बच्चों, आई एम कविता गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर इन होम साइंस, चौमू गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, मैं आज आपको मानव विकास विषय का परिचय दूंगी। हम जब भी कोई भी विषय पढ़ते हैं तो हमें उसके विषय में ये ज्ञात होना चाहिए कि ये क्या विषय है, इस विषय में हमें क्या अध्ययन करवाया जाएगा, आगे ये हमारे लिए कैसे उपयोगी होगा। यही सब बताने के लिए, यही सब डिस्कस करने के लिए मैंने आज आपका ये शुरू किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मानव विकास शब्द का अर्थ क्या है। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि ये बहुत विस्तृत और व्यापक विषय है जिसके अंतर्गत मानव के सभी विकास, सर्वांगीण विकास, मतलब सर्वांगीण विकास से मतलब है कि सभी क्षेत्रों का विकास, चाहे वो शारीरिक हो, बौद्धिक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो, उसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ये जानकारी आपको पूरे जीवन की मिलेगी। पूरे जीवन मतलब जब जीवन आरंभ होता है तब से लेकर प्रत्येक अवस्था से होते हुए मृत्यु पर्यंत जो भी विकास की प्रक्रिया होती है उसके विषय में आपको इस विषय में जानकारी दी जाएगी। आप लोगों के मन में हम सब मिलते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, हम सबको अनुभव है, लेकिन सबके मन में ये जिज्ञासा सी रहती है कि बालक किसी एक विशेष ढंग से क्यों व्यवहार करते हैं। क्या ये व्यवहार उनकी आयु से संबंधित है या उनके पारिवारिक संबंधों से प्रभावित है या ये व्यक्तिगत भिन्नता है, सबका अलग अलग स्वभाव क्यों है, ये अलग अलग बच्चे अलग अलग ढंग से व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि कोई बच्चा तो अपने संगी साथियों में बहुत मशहूर होता है, सब उसको पसंद करते हैं, और कोई ऐसा होता है जो बिल्कुल एकांत में रहता है। क्यों ऐसा होता है कि कोई बच्चा तो लीडर बन जाता है और कोई बच्चा बार बार कहने पे भी कोई कार्य नहीं करता। क्या एक आयु वर्ग के सारे बच्चे एक समान होते हैं कि जैसे हम सोचें कि कोई 5 साल के बच्चे हैं तो भी 5 साल के बच्चे ये काम करते हैं, तो सारे बच्चे क्या एक समान व्यवहार करते हैं? ऐसा नहीं होता है। तो हमारे मन में अक्सर ये जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्यों है। तो इस विषय में हम यही सब जानने के लिए अध्ययन करेंगे कि कोई भी व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, क्यों करता है। इस विषय के अध्ययन के पश्चात आप लोगों को ये समझ आने लगेगा कि क्यों अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग ढंग से व्यवहार करते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जो हमारे वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसा क्या होता है प्रत्येक अवस्था में कि एक अवस्था का विकास दूसरी अवस्था से कुछ भिन्न नज़र आता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि छोटे बच्चों का व्यवहार जो है, एक 3 या 4 साल के बच्चे का व्यवहार एक 8-10 साल के बच्चे से भिन्न होता है। तो ऐसे क्या कारक हैं जो कि अलग अलग अवस्था के लोगों को अलग अलग व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम देखेंगे प्रत्येक अवस्था के अंदर बालकों के अंदर जो भी शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, सामाजिक, बौद्धिक किस प्रकार से होता है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यही सब हम इस विषय में अध्ययन करेंगे। अब लगता है कि आप कहेंगे कि इस विषय के अध्ययन से आपको क्या लाभ होगा। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों, जब हम इस विषय का अध्ययन करेंगे तो सबसे मुझे लगता है कि जीवन में व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण वह स्वयं होता है। हम अपने आप से कभी अलग नहीं होते, तो हमारे मन में स्वयं के प्रति भी जिज्ञासा रहती है कि हम इस टाइप के व्यवहार, जैसे आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, छोटे होते हैं तो हमें नहीं पता होता है, लेकिन जैसे अब आप जिस आयु वर्ग में हैं, आप सोचते हैं कि क्यों मेरी फ्रेंड तो इतनी आराम से, बड़े आराम से बोल देती है, इसकी इतनी जल्दी फ्रेंड्स कैसे बन जाते हैं।
मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरे अंदर क्या वो है। हमारे मन में कई कुंठाएं भी होती हैं, कुछ बातें होती हैं जिसके प्रति हमारे में आत्मविश्वास भी होता है। तो हम जो हैं, हम ऐसा क्यों हैं, कई बार हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं ना कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ या मैं ऐसी क्यों हूँ। तो इस विषय का अध्ययन करने के बाद आपकी अपने प्रति भी एक सकारात्मक सोच विकसित होगी कि हम जो कुछ भी आज हैं वो हम कैसे बन गए, किन किन चीज़ों का हम पे प्रभाव पड़ा, हम अपने अंदर कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हम कैसे ला सकते हैं। इन सब के बारे में भी हमारी गहरी समझ विकसित होती है। दूसरी बात, हमारा इस विषय के अध्ययन के पश्चात हमें ये समझ में आ जाता है कि हम बच्चों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब है कि कोई भी बालक जो व्यवहार कर रहा है वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हम इसको मार्गदर्शन दे सकते हैं, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। किसी बच्चे का कोई अच्छी उसके अंदर कोई खूबी है, कोई गुण है तो हम उसको और ज़्यादा कैसे प्रेरित कर सकते हैं। किसी बालक के अंदर कोई कमी है तो हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब बातें भी हमारे को समझ में आती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, पहले के समय में जब बच्चे छोटे होते थे, बहुत समय पूर्व जब कोई बालक अपराध करता था तो उन बालकों को जेल के अंदर डाल दिया जाता था, खूंखार बड़े बड़े अपराधियों के साथ साथ। अब जब वो बालक अपना जेल का कार्य पूरा, जो भी उसकी अवधि होती थी उसको पूरा करके बाहर निकलता था तो पता चलता था वो पक्का वाला अपराधी बन गया है दूसरे लोगों के संपर्क में आने से। तो ये हमारे इस विषय के अध्ययन के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने अध्ययन करके कहा कि नहीं, हम बच्चों को बड़ों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। बच्चों की बिल्कुल अलग क्षमताएं होती हैं, उनकी अलग क्वालिटीज़ होती हैं, उनके अलग गुण होते हैं, तो हमें उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। इसलिए अब देखिए आप, अब हमारे यहाँ हमारे समाज में बालकों के लिए बालक सुधार गृह हैं, उनको सामान्य जेल के अंदर नहीं डाला जाता है। तो ये इस विषय के विशेषज्ञों के ज्ञान देने के बाद ही ये परिवर्तन हमारे समाज में आया। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण केवल हमारी दृष्टि से ही नहीं, सभी की दृष्टि से वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब कुल मिलाकर समाज के लिए बहुत उपयोगी होता है। और जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें हमें व्यक्ति भिन्नताओं का भी ज्ञान होता है कि क्यों अलग अलग बच्चे अलग अलग ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। तो ये हमारे को समझने के लिए क्या कारक हैं कि यहाँ एक ही परिवार के अंदर रहने वाले भाई बहनों का व्यवहार भी अलग अलग होता है, कुछ बातों में मिलता है, कुछ बातों में भिन्न होता है। तो ये सब जानकारी हम लोगों को इससे प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से अब जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में लिखा हुआ था कि पहले इस विषय का नाम बाल विकास कहा जाता था, लेकिन बाल विकास से मन में ये धारणा आती थी कि शायद इस विषय के अंतर्गत हम बालकों के विषय में ही अध्ययन करते हैं। बालक कब तक माना जाता है? जब तक वो वयस्क नहीं होता। हमारे समाज के अंदर वयस्क कब होता है? कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में हम लोग वयस्क मानते हैं। तो 18 वर्ष की आयु में हमें मताधिकार प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद उसको हम मानते हैं कि ये वयस्क है, अपने कार्य के लिए। लेकिन बाल विकास में भी हमारा जो अध्ययन चलता था वो गर्भाधान से लेके, मतलब जब जीवन का आरंभ होता है तब से लेके मृत्यु पर्यंत तक का पूरा अध्ययन होता था। तो अब इसका नाम परिवर्तित करके मानव विकास कर दिया गया है। तो ये समझना है कि हमें इस विषय के अध्ययन के बाद हमें समझ में आएगा कि विकास कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो बाल्यावस्था के बाद समाप्त हो जाती है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इसको समझने के लिए भी हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस विषय के अध्ययन के पश्चात हमें समझ में आएगा कि विकास एक निरंतर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है और हर अवस्था में कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ
हर आयु वर्ग की कुछ अलग अपेक्षाएं होती हैं, समाज को अलग अपेक्षा होती है, उनको समाज से कुछ अपेक्षा होती है, कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जो कि हमें प्राप्त करने होते हैं, कुछ कार्य होते हैं जो आयु विशेष में हमें प्राप्त करने होते हैं। यही सब हमें जानकारी से प्राप्त होगी। अब इतने अथाह हमको जानकारी हो जाएगी बालकों के व्यवहार के बारे में, उनके विकास के विषय में, तो हम इस ज्ञान का प्रयोग बाल निर्देशन मतलब किस बच्चों की काउंसलिंग, आजकल बच्चों आपको मालूम है सभी स्कूल्स में काउंसलिंग पर बहुत महत्व दिया जाता है। अभी रिसेंटली देखो आप, कोरोना का चल रहा है, कोविड की वजह से समाज में लोगों में बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है, बच्चों में बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है, आजकल मीडिया की वजह से बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें काउंसलर की आवश्यकता होती है। काउंसलर कौन होते हैं? काउंसलर इसी विषय का अध्ययन करके वो एक्सपर्ट बनते हैं, जानते हैं कि कैसे बच्चों को कैसे निर्देशन दिया जाए। ये सारी जानकारी हमें बच्चों को काउंसलिंग देने में, उनका निर्देशन करने में मदद करती है। इसके अलावा इस विषय का जो भी ज्ञाता होगा, इस विषय का जो अध्ययन करते हैं, उन लोगों को बालकों के साथ अंतःक्रिया करने में बहुत सुविधा हो जाती है। बालकों से अंतःक्रिया आप हो सकता है कोई जॉब ऐसा ऑप्ट करें जिसमें आपको बच्चों से रेगुलर इंटरेक्शन करना पड़े, जैसे कि आप टीचर बनते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, या तो आप काउंसलर बनते हैं, या आप घर में भी देखिए, घर परिवार में भी हमारे बच्चे होते हैं, तो उनके साथ हम कैसे अच्छा सकारात्मक व्यवहार कर सकते हैं, कैसे उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी जानकारी हम इस विषय से प्राप्त करते हैं। अब हम कुछ परिभाषा देखेंगे जिससे हमें समझ में आए कि इस विषय में के विशेषज्ञों ने इसे कैसे परिभाषित किया है। देखो, जैसे मसन जो है, मसन और उनके साथियों ने इसको परिभाषित जो किया है, एक बार आप इस परिभाषा को समझिए। बाल विकास का संबंध आयु प्रवृत्ति, विशेष रूप से आयु विशेष में चिंतन, समस्या समाधान, सृजनशीलता, तर्क की क्षमता, नैतिकता, व्यवहार आदि का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में इन परिवर्तनों के पीछे की प्रक्रियाओं के विषय में जानने का प्रयास किया जाता है, अर्थात ये परिवर्तन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब हर आयु विशेष में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बाल विकास के अंतर्गत हम प्रत्येक आयु आयु जो है, अवस्थाओं को जो है अलग अलग आयु के अनुसार बांट रखा है। तो प्रत्येक अवस्था में कैसे विकास होता है, उनके अंदर सृजन करने की क्षमता कौन सी अवस्था में ज़्यादा होती है, तर्क करने की क्षमता कैसे विकसित होती है, तो ये सारा अध्ययन जो कि है वो बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। हरलॉक जो हैं, उन्होंने भी, एलिजाबेथ हरलॉक ने भी इसकी परिभाषा दी है। उनके शब्दों में बाल विकास के अंतर्गत बालक के रूप, व्यवहार, रूप मतलब बाहरी बनावट, मतलब कैसा वो दिखाई देता है, मोटा है, पतला है, लंबा है, जैसा भी है, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। मतलब एक अवस्था में क्या परिवर्तन आए हैं, और जो ये अवस्थाएं बांटी गई है वो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसी आधार पे बांटी गई है कि हर अवस्था में कुछ अलग अलग टाइप के परिवर्तन होते हैं। तो एक अवस्था में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, अगली अवस्था में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, और ये जानने की कोशिश की जाती है कि ये परिवर्तन सामान्यतः कब होते हैं और इनके क्या कारण हैं, ये सभी में होते हैं या ये व्यक्तिगत कारणों पर निर्भर होते हैं। इन सब विषय में, इस विषय में अध्ययन किया जाता है। अब इस विषय के अंदर आगे अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि हम ये समझ सकें कि
वृद्धि क्या है और विकास क्या है, ये शब्द आप निरंतर इस विषय के अध्ययन में पढ़ते रहेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वृद्धि और विकास क्या एक ही चीज़ है या भिन्न भिन्न है। तो हम देखेंगे कि वृद्धि जो है ये एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जिसके अंतर्गत शरीर का आकार, वजन, लंबाई और संरचनाओं में वृद्धि होती है। समझ में आया? मतलब वृद्धि में जैसे किसी का वजन बढ़ रहा है, किसी की लंबाई बढ़ रही है, कुछ किलोग्राम वजन बढ़ गया है, कुछ ग्राम वजन बढ़ गया। छोटे बच्चों में तो ग्राम का भी महत्व होता है। और हमारी लंबाई प्रतिवर्ष कितने इंच बढ़ रही है, ये सब चीज़ें जो वृद्धि होती हैं, ये सब वृद्धि का वो होते हैं। इन्हें हम कहते हैं ये वृद्धि, शरीर में वृद्धि। और ऐसा नहीं है बच्चों की बाहर वृद्धि हो रही होती है तो अंदर नहीं होती। इसमें अंदर और बाहर, भीतर और बाहर दोनों की वृद्धि सम्मिलित है। मतलब जब हमारा शरीर का आकार बढ़ता है तो हमारे आंतरिक अंगों का आकार भी बढ़ता है ना। तो ये सब वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। और विकास के, बाल विकास के अंतर्गत वो होता है कि जैसे जैसे वृद्धि होती है हमारी, तो हमारी कार्यात्मक क्षमता भी, क्रियात्मक क्षमता भी बढ़ती है, हमारी फंक्शनल एबिलिटी भी बढ़ती है, संरचनाओं में परिवर्तन आते हैं। हमारे अंदर का आकार बढ़ा है तो हमारे कुछ जटिलताएं, और जैसे छोटा बच्चा है वो केवल दूध पचा सकता है ना, इसलिए हम उसको आहार में केवल दूध, हल्का आहार देते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसकी शरीर, पाचन तंत्र में ऐसे परिवर्तन आते हैं कि वो ठोस आहार भी पचाना शुरू कर देता है। तो जो हमारे उसका संरचना बनी वो तो वृद्धि का भाग है, लेकिन उस संरचना के अंदर जो परिवर्तन आया जिसकी वजह से अब वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी डाइजेस्ट कर सकता है, तो ये विकास है। समझ में आया? ये तो विकास के अंदर वृद्धि तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी क्रियात्मक क्षमता में फ़र्क आता है वो भी विकास के अंतर्गत ही सम्मिलित होता है। तो अब केवल वृद्धि प्लस जो भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो हमें कहीं आगे की ओर ले जा रहे हैं, जैसे आपको बुखार हो गया, कुछ परिवर्तन आए, तो हम इसको विकास के अंतर्गत नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? कि एक तो ये टेम्परेरी है ना। दूसरा बात यह है कि ये परिवर्तन हमें कोई आगे की ओर नहीं ले जा रहे, हमारी प्रगति नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इनको विकास की श्रेणी में नहीं लिखें। विकास की श्रेणी में वही परिवर्तन आएंगे जो हमारे लिए कुछ पॉजिटिव दिशा में हमें आगे की ओर लेकर जा रहे हैं। अब देखिए वृद्धि के अंतर्गत क्या क्या होता है, ये बात समझने की है कि वृद्धि विकास का ही एक घटक है। मतलब विकास के अंदर वृद्धि तो हमेशा सन्निहित रहेगी रहेगी। दूसरा, इसका ये मात्रात्मक है, मतलब हम इसका मापन कर सकते हैं किलोग्राम में, इंच में, फिट में, हाइट में, सरकमफ्रेंस, जैसे हमारी खोपड़ी का परिधि जो है कितनी है, तो हम इन सब चीज़ों को नाप सकते हैं। तो वृद्धि के अंदर हमारी अस्थियों का आकार कितना बढ़ गया, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, तो ये सब चीज़ें तो हमारी वृद्धि के अंदर होती हैं। ये मूर्त होता है, हम देख सकते हैं भाई किसी कोई व्यक्ति मोटा हो गया है, लंबा हो गया तो हमें दिखाई देता है। विकास हमें बैठे बैठे कोई व्यक्ति कुछ नहीं करे तो हमें विकास दिखाई नहीं देगा, लेकिन वृद्धि जो है वो मूर्त रूप में दिखाई देती है। इसका मापन संबंध है, इसलिए इसको मापनीय कहा जाता है। और इसके अंदर शारीरिक, मतलब वृद्धि के अंतर्गत शारीरिक और संरचनात्मक दोनों तरह के परिवर्तन आते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। आकार, वजन और लंबाई में वृद्धि होती है, और बाहर के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी वृद्धि होती है। और वृद्धि में हमेशा ऊर्ध्व आकार, मतलब ऊपर की ओर बढ़वार दिखाई देता है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है। व्यक्ति लंबाई होता है, छोटा नहीं होता है वापस ना। वजन में जरूर आगे पीछे आप कम कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसकी बढ़वार दिखाई देती है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब विकास क्या है? विकास जो है यह परिवर्तन जिसके अंतर्गत वृद्धि के साथ साथ मानसिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन भी शामिल है ना। तो और ये परिवर्तन गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होते हैं। जैसे हरलॉक
हरलॉक के अनुसार, जैसे हरलॉक के अनुसार विकास का तात्पर्य वो क्रमिक और संबद्ध समानुगत परिवर्तनों से है जो हमें प्रगति की ओर ले जाते हैं। देखिए आप इसमें एक एक शब्द को समझना आवश्यक है। जैसे क्रमिक, क्रमिक का अर्थ क्या है? ये जो परिवर्तन होते हैं ये एक निश्चित क्रम में होते हैं। ऐसे नहीं है कि पहले कुछ हो गया बाद में कुछ, इसका एक निश्चित क्रम है। जैसे बच्चा जो होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। समझ रहे हैं? ऐसे छोटे बच्चे को आप देखते हैं जब हम गोद में उठाते हैं, जो नवजात शिशु होता है वो अपनी गर्दन भी नहीं संभाल सकता है, वो अपनी गर्दन भी नहीं संभाल सकता है, तो आपको उसकी गर्दन के नीचे भी सपोर्ट देना होता है। धीरे धीरे वो अपनी गर्दन पे नियंत्रण करना सीख जाता है, फिर वो अपने धड़ के क्षेत्र पे नियंत्रण करना सीखता है, फिर वो अपने हाथ पैरों पे करना सीखता है। अपना आप देखते हैं बच्चे को उल्टा लेटा दीजिए तो अपना सीना ऊपर उठा लेता है। तो कुछ समय के बाद वो बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो ये मतलब एक निश्चित क्रम में होते हैं और ये क्रम परिवर्तित नहीं होता है, क्रम निश्चित होता है। और ये संबद्ध या समानुगत, जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है कोहेरेंट शब्द, इसका अर्थ है कि ये समान रूप से होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है जब एक परिवर्तन होता है तो दूसरा परिवर्तन भी उसके अनुसार ही होता है, अलग अलग नहीं होते हैं कि एक हिस्सा विकसित हो गया दूसरा नहीं हो रहा। नहीं, जब आपका हाथ बढ़ रहा है, हाथ का आकार बढ़ रहा है तो पैर का आकार भी कुछ बढ़ रहा है, और एक निश्चित क्रम के अनुसार ये सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। और यही इसकी श्रृंखला से है। और तीसरा जो आता है प्रगतिशील, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि केवल वो परिवर्तन जो हमें आगे प्रगति कर रहे हैं या आगे की ओर ले जा रहे हैं, उन्हीं परिवर्तनों को हम विकास की श्रेणी में रख सकते हैं। अब विकास को हम छोटे छोटे उसमें कहें तो ये सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब विकास सब में होता है, सब हर मनुष्य में, मनुष्य क्या हर जीव में विकास होता है, तो ये सार्वभौमिक रूप से होता है। दूसरा ये अमूर्त है, मतलब ऐसे बैठे बैठे आपको दिखाई नहीं देगा, वृद्धि दिखाई दे जाएगी, लेकिन विकास के लिए आपको उसकी क्रियात्मक क्षमता, कार्य करने की क्षमता वगैरह देखनी पड़ती है या टेस्ट करने पड़ेंगे आपको अलग ढंग से। और इसके अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, मतलब गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, मात्रा मूलक नहीं है, मात्रा की तरह हम उसको नहीं नाप सकते हैं। और ये परिवर्तन जो हैं गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होते हैं। और ये क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी। और वृद्धि विकास के अंदर सन्निहित एक प्रक्रिया है और इसमें व्यक्ति की कार्यात्मक योग्यताओं और क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है ना? तो वृद्धि से जहाँ संरचनात्मक वृद्धि होती है, विकास से उसकी कार्यात्मक क्षमता बढ़ती है। आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। या रिकॉर्डिंग ये तो हो गया, अब इसको आगे क्या करूं? सेव कैसे होएगा? हो जाए उसको क्लिक करो इसको। हाँ, ये दबाओ बीच वाला।